Good afternoon. Good afternoon, sir. आज कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है बताओ? Normalization, sir. Okay. Let's start normalization. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम लोग नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? पहले ये बात ठीक है। Data डेटाबेस redundancy को रिमूव करने के लिए। किस चीज को रिमूव करने के लिए? Data redundancy. बिल्कुल। हम लोग शुरू से जब से डेटाबेस पढ़ना शुरू किए हैं तब से हम लोग इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी इस दोनों को हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और हमेशा इस बात का चर्चा होता है, इस बात का डिस्कशन हमेशा होता है कि हम डेटाबेस में रिडंडेंसी को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? कि रिडंडेंसी हमारा बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हमारा ये तो डेटाबेस का साइज बढ़ेगा, जब अपडेट करना होगा तो सारा चीज़ अपडेट करना पड़ेगा, बहुत सारा अनोमलीज आएगा, मेरा इंसर्ट अनोमलीज आएगा, इंसर्ट करने में हमको प्रॉब्लम होगा। हमको अगर मॉडिफाई करना है तो उसमें होगा कि अगर हमारी सारा का सारा जो सेम डेटा का कॉपी है सब अगर मॉडिफाई नहीं होता है तो डेटाबेस मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा अनोमलीज है। इसके कारण हमको जो रिडंडेंसी है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। ओके, बहुत सारा जो रिडंडेंसी है वो हम लोग ऐसे ही देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारा रिडंडेंसी है जो सिर्फ ऐसा देख के हमको पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए कुछ एल्गोरिथम दिया गया है, उसको हमको उसके आधार पर उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब वो रिडंडेंसी है, हमको उसको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि उस पूरा का पूरा कॉलम को ही हटा देंगे या एट्रीब्यूट हटा देंगे। डेटाबेस का कोई भी डेफिनेशन जो है उसको नहीं चेंज करना है। जो हमको ईआर डायग्राम से जो हम टेबल बना रहे हैं उस टेबल को हमको उस डेफिनेशन को चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमको उस रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना है। उस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो पूरा का पूरा 4 लेवल का नॉर्मलाइजेशन है, हम उसको देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के पहले जिस पर बेस्ड है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसको समझने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमको देखना है।
उसमें सबसे पहला है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझेंगे हम, उसके बाद हम लोग उस किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर कैसे निकालते हैं और क्लोजर निकालने का क्या मतलब होता है वो समझेंगे, और उसी के आधार पे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज को डिफाइन करेंगे। इतना सारा जब हम कर लेंगे तब हमको लगेगा कि हम अब नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए अब तैयार हैं। ओके, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंपल, किस एट्रीब्यूट्स द्वारा किस किस एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है इसका एक लिस्ट है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो किसी एक एट्रीब्यूट से डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे हम उसको उस टेबल का की नहीं बना सकते हैं। कैसे? हम लोग इसे करके देखेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन the relation of one attribute to another attribute in the database management system. Functional dependency helps you to maintain the quality of data in the database. It shows relationship between attributes of a table depend upon the other each other. मतलब हम बात कर रहे हैं attributes का. It was introduced by E.F. Codd and it helps in preventing data redundancy and get to know how bad data is designed, how bad our table is designed. A functional dependency is denoted by an arrow key, arrow symbol, arrow key नहीं, और arrow हम कैसे करेंगे? डैश, डैश साइन, उसके साथ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। The functional dependency of x on y is represented by x arrow y, और उसको पढ़ेंगे कैसे? x determine y, x arrow y है मतलब x determine y या y determined by x, डिटरमाइन मतलब उसको परिभाषित करना, उसको डिफाइन करना। ठीक है, डेटाबेस में अगर हम बात करें तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिस वैल्यू पे उसको डिटरमाइन करेगा। ओके, जो एक्स डिटरमाइन वाई, ये जो है इसमें एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक है, ये डिटरमाइन जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है और ये डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे एक्स एरो वाई, इसको एक्स डिटरमाइन वाई, इसको अगर हम लिटरेचर में बोले, सेंटेंस में बोले, तो हम बोलेंगे एक्स डिटरमाइंस वाई और वाई डिटरमाइंड बाई एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स, if there is only one value of y corresponding to it, then y is said to be functionally dependent on x. The notation indicates this: x determine y. For example, given the value of item code, there is only one value of item name for it. Thus, item name is functionally dependent on item code. हम लोग कह रहे हैं कि x एट्रीब्यूट के एक वैल्यू पे अगर y का वैल्यू सेम आता है, अलग अलग नहीं आता है, तब हम कहेंगे x डिटरमाइन y। जैसे अगर हम प्रोडक्ट टेबल कर लेते हैं तो उसमें आइटम कोड होगा और आइटम नेम होगा। अगर आइटम कोड 1 जो है दिया गया है सर्फ के लिए, तो आइटम कोड जब जब 1 आएगा तो आइटम कोड जब जब 1 आएगा तो आइटम नेम में सर्फ ही आना चाहिए, कभी बिस्किट नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि x डिटरमाइन y। This is shown as the item code determine item name. Similarly, in table 1, given an order number, the date of the order is known, thus order number, order date. Okay, functional dependency may also be based on the composite attributes. For example, if we write x comma z determine y, it means that there is only one value of y corresponding to given value of x and z. In other words, y is functionally dependent on the composite x and y. In table 1 mentioned below, for example, order number and the item code together determine quantity and price. Thus, order number comma item code जो है वो डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी एंड प्राइस को।
ये है हमारा टेबल नंबर 1 जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। अगर ऑर्डर नंबर देखो 1456, अगर हम ऑर्डर डेट की बात करें तो यहाँ है 26 फरवरी 89। अगर हमारा एक्स का वैल्यू रिपीट हो रहा है, एक्स का वैल्यू सेम 1456, ये वैल्यू सेम टू सेम आया, अलग नहीं आया। यहाँ भी 1456 है, यहाँ वैल्यू सेम है, मतलब एक्स के एक वैल्यू पे वाई का सेम वैल्यू आना चाहिए। 1886 दोनों का वैल्यू एक है, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर नंबर डिटरमाइन ऑर्डर डेट। ओके, अब हम आइटम कोड की बात करते हैं। 1456 ये वैल्यू है 3687, लेकिन अगर हम 1456 यहाँ देखें तो यहाँ पे आइटम कोड चेंज हो गया, मतलब एक्स का वैल्यू, जो एक्स का वैल्यू है सेम टू सेम वैल्यू एक्स का, वाई का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे ऑर्डर नेम डज नॉट रिकॉग्नाइज और डिटरमाइन आइटम कोड, या हम बोलेंगे ऑर्डर नेम डिटरमाइन आइटम कोड डज नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड। ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ भी देखो अलग अलग हो रहा है, यहाँ भी अलग अलग हो रहा है। तो ऑर्डर नेम, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट को तो डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन बाकी को नहीं कर रहा है। ओके, अगर हम ऑर्डर नंबर और आइटम कोड ये दोनों अगर लें तब हम समझें कि ये किसको डिटरमाइन कर रहा है। अगर 1456 3687, ये 3687 फिर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको और इसको हम मिला दें तो हम कह सकते हैं कि हम क्वांटिटी को और प्राइस को डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, डिटरमाइन कैसे करते हैं, किसको कह रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लो। वी हैव अ डिपार्टमेंट टेबल विथ टू एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी बराबर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम, ये डीपीटी आईडी है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम है। और हम एक टेबल को अगर हम यहाँ पे देखें तो डिपार्टमेंट आईडी 01, 002, 003 और सबका डिपार्टमेंट नंबर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ Yes, तो sir. वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 001 अगर दोबारा आता तब हम देखते कि वहाँ पे फाइनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 002 दोबारा आता तो हम चेक करते कि वहाँ मार्केटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनिक है तो हम कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, the department Yes, ID sir. is our primary key. Here department ID uniquely identifies the department name attributes. This is because if you want to know the department name, then at first you need to have the department ID. Therefore, the above functional dependency between department ID and department name can be determined as the department ID is functionally dependent to department name. तो हम देखेंगे कैसे department ID determine department name. ठीक है, यहाँ पे और समझ में आ जाएगा। दो तरह का फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक है ट्रिवियल, ट्रिवियल सिंपल है, और दूसरा है नॉन ट्रिवियल। क्वेश्चन जो आएगा नॉन ट्रिवियल से ही आएगा। और इसको समझते हैं तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हुआ। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एकदम वैसा ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो एक्स का डिपेंडेंसी एक्स खुद पे हो। ठीक है, एक्स वाई का डिपेंडेंसी एक्स वाई डिटरमाइन कर रहा हो वाई को। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे। A functional dependency x determine y is said to be trivial if the y is subset of x. Thus, if RHS of a functional dependency is a subset of LHS, then it is called as a trivial function dependency. Example, we are considering the same department table with two attributes. To understand the concept of trivial dependency, the following is the trivial functional dependency since department ID is subset of department ID and department name. अगर हम ये कहें कि डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम मिलके डिपार्टमेंट आईडी को डिटरमाइन कर रहा है, इस तरह का जो रिलेशन होगा बहुत सिंपल है लेकिन इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये कुछ उसी तरह का है कि तुम मेरे पास आओ और बोलो कि सर मेरा रोल नंबर ये है और मेरा नाम ये है, अब मेरा नाम बता दीजिए।
ठीक है, डेटाबेस से देख के मेरा नाम बता दीजिए, मेरा रोल नंबर 26 है और नाम है मेरा पीयूष कुमार, और हमको अब बताइए कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो Yes, इस sir. तरह का जो डिपेंडेंसी है इसी को बोलते हैं ट्रिवियल। ये ऑब्वियस है, जो नॉन ट्रिवियल है वो इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग को समझना है। जैसे ए और बी मिलके ए को डिटरमाइन कर रहा है, ये तो खुद यही है, ए तो ए को डिटरमाइन करेगा ही, ठीक है, और ए या बी मिलके बी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी मिलके ए बी खुद को डिटरमाइन कर रहा है। इस तरह का जो डिपेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो कभी भी हाई नहीं आएगा, हाई नहीं आएगा, इनपुटी नहीं आएगा कभी, हमेशा हमको दोनों में से कोई एक कॉमन रहेगा ही, या तो दोनों कॉमन रहे तो कोई एक न एक कॉमन रहेगा। ओके, इसके बाद नॉन ट्रिवियल, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन ट्रिवियल को और एक्सपांड करेंगे तब हम उसमें ट्रिवियल यूज करते हैं। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? The functional dependency x determine y is said to be a non-trivial if and only if जब हमारा x जो है y का सबसेट नहीं हो। x अलग एट्रीब्यूट है, y अलग एट्रीब्यूट है, और तब हम कह रहे हैं कि डिटरमाइन कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल है। ओके, thus there exists at least one attribute in the RHS of a functional dependency that is not a part of left hand side, then it is called a नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जब हम इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का तो क्या होगा? जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा फाई आएगा, क्यों कि दोनों का साइड का अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। एग्जाम्पल, ए बी बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, रोल नंबर नेम को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ये सब का सब जो है वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कैटेगरी में आएगा। ओके, अब हम जो बताते हैं कि x डिटरमाइन y और y डिटरमाइन सब z, तो हम और जो क्वेश्चन में दिया गया है हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके आधार पे और कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग और कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी रिट्रीव कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। तो उसका कुछ इन्फरेंस रूल दिया गया है, कैसे करेंगे? एक तो है रिफ्लेक्सिविटी, इसमें कहते हैं कि इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हम जो भी ट्रिवियल में पढ़े थे, अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी को रिकॉग्नाइज करेगा ही, डिटरमाइन करेगा ही। ठीक है, ए जैसे ए को डिटरमाइन करेगा, ए बी को डिटरमाइन करेगा, ए बी ए को डिटरमाइन करेगा, ए बी को डिटरमाइन करेगा। अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है तो वो ऑलवेज डिटरमाइन करेगा, वो ए डिटरमाइन भी ऑलवेज होल्ड करेगा। पहला रूल ये था। सेकंड रूल है ट्रांजिटिविटी, जिसमें कहते हैं इफ ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, तो हम कहेंगे कि ए डिटरमाइन सी होगा। अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी को डिटरमाइन करेगा बाय दिस रूल। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ए डिटरमाइन सी दिया नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये दोनों दिया है तो इसी वाला हम खुद से रिट्रीव कर लेंगे। Okay. ठीक है, जैसे Yes. रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट के नेम को डिटरमाइन कर रहा है, स्टूडेंट का नेम फादर्स नेम को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर फादर्स नेम को डिटरमाइन करेगा। कोई आए Yes, मेरे sir. पास तो बोले कि रोल नंबर 4 के फादर का नाम बताइए, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? Yes, sir, बता सकते हैं। बता सकते हैं। तो रोल नंबर चूंकि नेम को डिटरमाइन कर रहा है और नेम से फादर नेम डिटरमाइन हो रहा है, तो हम रोल से फादर नेम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिटिविटी। ऑगमेंटेशन क्या है? उसमें हम कहते हैं कि अगर एक बी को डिटरमाइन कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई एक और टपल हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है तो ए सी बी सी को डिटरमाइन करेगा। ए इधर है, बी इधर है, सी दोनों तरफ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। डिकम्पोजिशन में होता है क्या कि अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, इसका मतलब ए बी को डिटरमाइन कर रहा था और ए अलग अलग बी को और सी को डिटरमाइन कर रहा था। इस दोनों को जब हम
ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंबाइन हो जाएगा। जैसे देखो एडिटिव में क्या था, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और ए सी को डिटरमाइन कर रहा है। अगर कंबाइन करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तब ए बी सी को डिटरमाइन करेगा। Yes, sir. डिकम्पोजिशन और एडिटिव एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक है कंपोजिशन में है ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। अब दोनों रिलेशन को, दोनों डिटर्मिनेशन को अगर हम फिर कंपोज कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो इधर हो जाएगा ए और सी, इधर हो जाएगा बी और डी, तो हम बोलेंगे ए सी डिटरमाइन बी डी। ठीक है। Yes. अब Yes. इसको टेबल की मदद से समझेंगे। देखो टेबल है, 1 टेबल 2 3 और 4 टेबल, 4 नहीं, ओनली 3 टेबल्स आर देयर। और इन टेबल के आधार पर हम समझेंगे कि कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है, कौन सा डिटर्मिनेशन होल्ड करेगा, कौन नहीं करेगा। यहाँ अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा का वैल्यू ए और ए, मतलब दोनों वैल्यू ए, और अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम है, मतलब ये होल्ड करेगा। ठीक है। इसको रोल नंबर मान लो और इसको तुम उसका नेम मान लो। तो रोल नंबर 1 जब आएगा तो नेम भी तो सेम ही आना चाहिए। एक बार रोल नंबर 1 आया तो कुछ और नेम, और दूसरी बार रोल नंबर 1 आया तो कुछ और नेम तो नहीं होना चाहिए। No, sir. ठीक है। तो रोल नंबर और नेम, ठीक है, अगर अल्फा का वैल्यू रिपीट हो रहा है और सेम हो रहा है तो बीटा का वैल्यू भी सेम आना चाहिए। अल्फा के एक वैल्यू पे बीटा का वैल्यू हमेशा वही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि अल्फा डिटरमाइन बीटा। ठीक है। यहाँ देखते हैं अल्फा का वैल्यू ए और ए, इसके करस्पॉन्डिंग बीटा का वैल्यू है बी और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है सी। ये कुछ उसी तरह का है कि रोल नंबर 1 का नाम है अमित कुमार, फिर रोल नंबर 1 आया उसी टेबल में तो यहाँ हो गया सुमित कुमार। ठीक है। तो अगर रोल नंबर हमको एक बार अमित कुमार बता रहा है, एक बार सुमित कुमार बता रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि रोल नंबर हमको डिटरमाइन करके देगा नाम? नहीं ना देगा, वो No, कंसिस्टेंट sir. रोल नंबर। तो यहाँ पे अल्फा डिटरमाइन बीटा ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। Yes, sir. यहाँ एक और टेबल देखो, यहाँ पे ए बी सी, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू एक्स, सी का वैल्यू जेड, ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा बताओ? Yes, sir. Correct. कैसे करेगा? यहाँ वैल्यू सेम आ रहा है जो, नहीं. अल्फा के 2 वैल्यू के लिए बीटा का सेम वैल्यू है, Different है ना sir. ये कैसे होल्ड करेगा बताओ? अल्फा के सेम वैल्यू के लिए बीटा का सेम वैल्यू होना चाहिए, ये रूल है। लेकिन अल्फा के अलग अलग वैल्यू के लिए बीटा का वैल्यू सेम हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। मान लो रोल नंबर ये नहीं, रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, रोल नंबर 1 का भी नाम अमित कुमार, रोल नंबर 2 का भी नाम अमित कुमार, हो सकता है ना? Yes, sir. एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अल्फा का वैल्यू अगर रिपीट होता है तो बीटा का वैल्यू उससे करस्पॉन्डिंग भी रिपीट होना चाहिए, वो भी रिपीट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक। लेकिन Yes. अल्फा के अलग अलग वैल्यू पे बीटा का सेम वैल्यू कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, दैट इज अलाउड। ठीक है। तो यही बात करते हैं, रिलेशन होल्ड व्हेन टू सेम वैल्यू ऑफ एक्स हैज नेवर हैव टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। ये रूल नंबर 1 है, समझो इसको। ठीक है। द रिलेशन होल्ड दैट एक्स डिटरमाइन अल्फा डिटरमाइन बीटा, दैट रिलेशन विल होल्ड कब? जब टू सेम वैल्यू ऑफ अल्फा हैज नेवर हैव टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। सेम रोल नंबर will always should have the same value of name. सेकेंड वाला क्या है? दिस रिलेशन होल्ड when two different value of x alpha has same value of beta. Okay. Yes, sir. एक यहाँ भी देखो उसी चीज को, रोल नंबर 1 1 अमित अमित, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रोल नंबर जब आ रहा है 1 तो नाम अमित आ रहा है, मतलब सही है, रोल नंबर अमित का ही है। इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि रोल नंबर डिटरमाइन नेम। एक है. यहाँ पे
यहाँ पे चेंज हो गया, रोल नंबर 1 अमित कुमार और रोल नंबर सेकंड जो आया वो सुमित कुमार हो गया। तो अल्फा डिटरमाइन बीटा नहीं कर सकते, अल्फा डिटरमाइन बीटा नहीं कर सकते कि क्यों? क्योंकि अल्फा के वैल्यू पे हम यूनिकली नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी एक रोल नंबर बोल रहे हैं तो कभी वो अमित कुमार देता है, कभी सुमित कुमार देता है। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अल्फा डिटरमाइन बीटा डज नॉट होल्ड। यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू 1 1 आया तो यहाँ अमित अमित आ गया, रोल नंबर 2 आया, रोल नंबर चेंज हुआ तो नेम भी चेंज हो गया, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. Good. यहाँ पे देखो रोल नंबर 1 2 3 अमित अमित अमित, यहाँ पे डिटरमाइन करेगा तो अल्फा सही है। बीटा को कि नहीं? Yes, sir. खुशबू क्या बोली? Yes, sir. करेगा। करेगा, करेगा। Yes, sir. करेगा। सेम अल्फा के वैल्यू पे बीटा का वैल्यू वही होना चाहिए। अगर दोबारा 1 आता तब हम देखते कि वहां पे अमित आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है। इस तरह के केस में हम लोग आंख मूंद के बोल सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन बीटा, देखेंगे उसको भी। ओके, तो यही रूल है। ये सब रूल अगर याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में हम बहुत जल्दी फाइंड आउट कर देंगे कि कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। बहुत ज़्यादा हमको उससे वो रफ नहीं करना पड़ेगा। तो रूल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, पहला रूल है ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइन वाई विल ऑलवेज होल्ड इफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स आर यूनिक irrespective of the value of I, value of y। हमको क्या देखना था कि अल्फा के एक वैल्यू पे सेम वैल्यू पे बीटा का सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हम तब देख सकते थे जब हमको अल्फा का वैल्यू रिपीट हो रहा हो। यहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, यह वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता तो हम देखते कि अगला जो अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा है उससे करस्पॉन्डिंग बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर तब अमित आता तब हम बोलते कि डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन यह तो यूनिक है 1 2 3 अमित अमित अमित, ये दोबारा तो आ ही नहीं रहा है। तो ये जो डाउट है कि दोबारा आता तो पता नहीं क्या होता, उस डाउट का जो बेनिफिट है इसको मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा यूनिक है, अल्फा का कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम बगैर जांच किए हुए अंदाजे तौर पे कह सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन बीटा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमको यही कहता है कि ऑलवेज होल्ड इफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स आर यूनिक irrespective of the value of y, consider the following table। हम देखो कंसीडर करो 5 8 1 4, कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए डिटरमाइन करेगा, ये सबको डिटरमाइन कर देगा। ठीक है, 5 Yes, रिपीट sir. ही नहीं हो रहा है, 8 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमको पता ही नहीं है कि इसके सेम वैल्यू पे नेक्स्ट टाइम बीटा का बी का वैल्यू क्या होता, सी का क्या होता, डी का क्या होता। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसको डिटरमाइन करेगा। अब सी की बात करते हैं। सी हमारा, अच्छा बी को देखो तो 4 4 5 9 7, ये भी यूनिक है, ये भी हमारा Yes, sir. यूनिक है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब बी जो बी है वो भी डिटरमाइन करेगा। Yes, ओके, sir. और सी वैल्यू है 3 3 3। अच्छा सी के बारे में बात करेंगे रूल 2 में। यहाँ देखो 2 2 3 3 2 2 3 3, हमको अगर 5 का 2 8 का 2 1 का 3 4 का 2 कोई बात नहीं है, ये वैल्यू चूंकि हमारा रिपीट नहीं हो रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो बाकी कुछ भी हो हम कह सकते हैं कि डिटरमाइन करेगा। अगर डी की बात करो, डी क्या डी डिटरमाइन करेगा किसी को? डी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 2 है तो ई का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, सी तो ठीक है। और अगर डी का वैल्यू फिर 2 आता है तो ई का वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब डी जो है ई को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसके नहीं 2 कर वैल्यू पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसके अल्फा के वैल्यू पे सेम अल्फा के वैल्यू बीटा का वैल्यू चेंज है, तो कहेंगे कि डी डू नॉट डिटरमाइन ई। ठीक है, लेकिन अगर हम डी का बात करें सी के साथ, तो सी का वैल्यू सब का सब एक है, तो ये दो ये तीन सब वही है, तो डी डिटरमाइन करेगा सी को। लेकिन डी डिटरमाइन करेगा क्या बी को? बोलो।
क्या डी डिटरमाइन Yes, sir. करेगा बी को? नो सर। Yes, sir. कौन बोला यस सर? Sir, A Tiger. determine करेगा B को. फिर से देखो, डी का वैल्यू 2, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 4, ठीक। तो डी का वैल्यू जब 2 होगा तो बीटा का 4 होगा, तो हर इंस्टेंस ऑफ 2 पे हमको 4 चाहिए बी का वैल्यू। लेकिन अगर यहीं में डी का वैल्यू फिर 2 है, लेकिन बी का वैल्यू चेंज हो गया, बी का वैल्यू चेंज हो गया, अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का सेम वैल्यू होना चाहिए। रोल नंबर 1 तो नेम हमेशा वही रहेगा, जब रोल नंबर 1 आएगा तो नेम वही रहेगा, ठीक है। यहाँ रोल नंबर 2 आया, यहाँ रोल नंबर 2 पे नेम 4 है, यहाँ रोल नंबर फिर 2 आया तो नेम 5 हो गया। कैसे No, डिटरमाइन sir. बोली? नहीं determine करेगा. डिटरमाइन नहीं करेगा। करेगा। नहीं Okay. करेगा. अच्छा, डी ए को डिटरमाइन करेगा क्या? नो सर। No, sir. नहीं करेगा, क्योंकि नहीं इसके करेगा. सेम वैल्यू पे बीटा का, अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो Yes, डी sir. सिर्फ सी को डिटरमाइन कर रहा है और ए भी सबको डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। अब सी का बात करते हैं। सी, यहाँ पे वही बात हो रहा है, ए बी को डिटरमाइन करेगा, ए सी को भी डिटरमाइन करेगा, तो ए बी सी हो गया। ए डी को भी डिटरमाइन करेगा और ए ई को भी डिटरमाइन करेगा, तो ए जो है बी सी डी ई सबको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। यह बात हो गया। अब रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंड y will always hold if all the value of y are same irrespective of the value of x। रोल नंबर 1 2 3 और सब में अमित कुमार लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम, अगर हम सबको अमित कुमार दिखे और हम ऐसे कवर कर दें, हम इस पूरा का पूरा इस एट्रीब्यूट अगर हम ढक दें, हाइड कर दें, और यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू सेम, सारा का सारा वैल्यू सेम है, और हम बोले बगैर उधर का टपल को देखे हुए, बगैर उधर के एट्रीब्यूट को देखे हुए ये बताना है कि ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू सेम है। उधर अगर वैल्यू सेम भी होगा तब भी, और सेम नहीं होगा तब भी, यहाँ तो वैल्यू सेम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो, सी का वैल्यू सेम है, सी का वैल्यू सेम है, तो हमको ये ऑलवेज डिटरमाइन हो जाएगा, ये किसी के साथ भी डिटरमाइन हो जाएगा, ए बी के साथ तो होगा ही, डी के साथ भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो consider the following table. The following functional dependency will always hold, so all the value of attributes here are same, ठीक है। ये बात हो गया। रूल नंबर 3, for a functional dependency x determine y to hold if two tuples in a table agree on the same value of attribute x, then they must also agree on the value of attribute y। क्या कर रहे हैं? अगर दो कोई टपल है और दोनों टपल में x का वैल्यू अगर सेम है, तो उस दोनों टपल में y का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, Same तभी होगा. हम बोलेंगे कि x डिटरमाइन y। Why? ओके। रूल नंबर Yes. 4 कहता है कि फॉर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइन y, violation will occur only when for the two or more same value of x the corresponding y value are different। सेम वैल्यू ऑफ x कहने का मतलब रोल नंबर सेम लेकिन नाम अलग अलग आ रहा है, नाम अलग अलग. Yes. नाम अलग अलग आ रहा है। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि x डिटरमाइन y नहीं होगा, या x डिटरमाइन y डू नॉट होल्ड, नहीं. ये Yes. रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सादे क्लियर है ना? मेरा नेटवर्क चला गया। यस सर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ रूल है, उस रूल में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर अल्फा
का जो वैल्यू है सारा यूनिक है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम बगैर दूसरे कॉलम को देखे हुए कह सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन करेगा। ठीक है। दूसरा बात, अगर बीटा का वैल्यू सब का सब सेम है तो बगैर अल्फा को देखे हुए कह सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन करेगा बीटा को, या बीटा डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, ये दो रूल था। तीसरा रूल इसी का निचोड़ था, इसी को लिखे थे। तीसरा और चौथा रूल जो था कि अगर किसी टपल में, किसी दो टपल को हम बात करें, दो टपल मतलब दो रिकॉर्ड, अगर उसमें अल्फा का वैल्यू सेम है तो बीटा का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तभी अल्फा बीटा को डिटरमाइन करेगा। ठीक, रोल नंबर नेम, रोल नंबर सेम है तो नेम भी सेम होगा। अगर रोल नंबर सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा के करस्पॉन्डिंग बीटा का वैल्यू सेम नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो होल्ड नहीं करेगा। सिंपल है। ठीक है, ऑब्वियसली तुम सोचोगे तो सारा का सारा अंडरस्टूड है, इसको बहुत दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल अगर तरीके से सुनोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी टपल है, किसी में भी अगर हम की का बात करते हैं, या की का छोड़ ही दे, अभी किसी एट्रीब्यूट का बात करो, उस एट्रीब्यूट को के आधार पे अगर हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर जैसे आईडी है तुम्हारा, रोल नंबर है, फोन नंबर है। ठीक, तो अगर हम फोन नंबर की बात करें, अगर फोन नंबर से अगर हम फोन नंबर बार बार सेम टू सेम लिख रहे हैं और स्टूडेंट नेम अलग अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि हम की नहीं बना सकते हैं हम फोन नंबर को। क्यों? क्योंकि एक फोन नंबर हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करके नहीं दे रहा है, वो मल्टीपल टाइप का डेटा उसको रिट्रीव कर रहा है। तो ये हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक, अब जब फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ गया, तब हम समझेंगे क्लोजर सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि की कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम इलेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इलेक्शन में तो वोट का हिसाब किताब है, लेकिन ऐसा बात करें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल में अगर कोई लीडर है, इसका मतलब उसके कंट्रोल में पूरा ग्रुप है, पूरा Yes, sir. ग्रुप उसके कंट्रोल में है, तो अब बोलेगा कि वो लीडर है। अगर उस ग्रुप में से 2, 4, 5 लोग हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा, उस ग्रुप में से उस 5 लोग को हटा दो, तब जो ग्रुप बचेगा वो फुल कंट्रोल में आ गया फिर। ठीक है, तो हमको क्लोजर में यही निकालना होता है कि किस एट्रीब्यूट के कंट्रोल में बाकी पूरा एट्रीब्यूट है। यही है सिंपल मीनिंग है क्लोजर का। कैसे निकालते हैं देखो, क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, अ क्लोजर इज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, दिस सेट ऑफ all possible functional dependency that can be derived from the given set of functional dependency. It is also referred as a complete set of functional dependency. If F is used to donate the set of functional dependency of relation R, then closure of the set of functional dependency implied by F is denoted by F plus. Okay, तो हम प्लस साइन यूज करके हम उसका क्लोजर निकालते हैं। Let us consider the set F of the functional dependency given below. Functional dependency FD जो दिया गया है, A determine B, B determine C and C determine D दिया गया है, इतना दिया गया है। और इसके आधार पे हम और फर्दर फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग कंप्यूट करेंगे, डिराइव करेंगे बाय ऑल द रूल गिवन। ठीक है, अब तो उसको जो हम अगर मान लो ए का हमको क्लोजर निकालना है, हम देखना चाहते हैं कि ए किस को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए का क्लोजर। ओके, ए का क्लोजर में सबसे पहले लिखते हैं ए डिटरमाइन ए, है ना। हम लोग रिफ्लेक्सिविटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है सबसेट होता है राइट हैंड साइड का, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन में ए को डिटरमाइन करेगा। रोल नंबर बताओ, तो हम रोल नंबर को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ए डिटरमाइन ए होगा, और ए डिटरमाइन बी क्वेश्चन के साथ दिया जा रहा है, और बी डिटरमाइन सी भी क्वेश्चन में है, तो ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, तो ए डिटरमाइन सी हो जाएगा ट्रांजिटिविटी के कारण।
हो जाएगा। और सी Yes, sir. डिटरमाइन डी, सी डिटरमाइन डी और ए डिटरमाइन सी और सी डिटरमाइन डी, मतलब ए डिटरमाइन डी। ये समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ए के क्लोजर में क्या आया? ए को डिटरमाइन कर रहा है, बी को डिटरमाइन कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है, डी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम लिखते Yes, हैं ए का क्लोजर में ए प्लस बराबर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अगर मान लो ए बी सी डी हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में 4 एट्रीब्यूट थे, उस चारों एट्रीब्यूट ए के क्लोजर में आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसको देखो। एक रिलेशन है ए बी सी, 3 उसमें एट्रीब्यूट हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी। अब हमको ए का क्लोजर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही, बी Yes, भी आ sir. गया और बी Yes, सी को कर रहा है तो ए के सी भी हो गया, ABC. ए बी सी तीनों हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब बी का क्लोजर निकालते हैं। बी के क्लोजर में बी तो खुद रहेगा ही, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और बी सी को कर रहा है तो बी डिटरमाइन बी सी। ठीक है, अब और बी तो है नहीं कहीं पे। ठीक है, और सी को हम सी का क्लोजर निकालते हैं। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में किसी में लेफ्ट हैंड साइड में सी नहीं है, मतलब सी किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। नहीं करेगा। तो जब किसी को डिटरमाइन नहीं करेगा तो क्लोजर में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो नहीं। सर इसके सी क्लोजर आएगा में ना आएगा सर, 5। सी। ठीक है, तो ये ए के क्लोजर में ए बी सी, बी के क्लोजर में बी सी ओनली नॉट ए, और सी के क्लोजर में कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर सी के क्लोजर में सी नहीं आएगा सर? सी के क्लोजर में सी तो सेल्फ डिटर्मिनेशन रहेगा ही, लेकिन ए बी सी बाकी किसी को नहीं करेगा। नो सर, नो। ठीक है, ये ट्रिवियल वाला को हम तभी कंसीडर करेंगे जब और आने वाला हो। ठीक है, इसलिए करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 3 देखो, एक रिलेशन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारा का सारा एट्रीब्यूट्स है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है ए डिटरमाइन बी और बी सी डिटरमाइन डी ई और ए ई जी डिटरमाइन जी। अच्छा, ये 2 एट्रीब्यूट मिलकर डिटरमाइन कर देगा, क्या मतलब? ये कंपोजिट है, Complement. कम- Yes, sir. कंपोजिट है। हाँ, यस साहिरा, सर कंपोजिट बन गया रिलेशन। बिल्कुल। जैसे रोल नंबर नहीं रहे और तुम्हारा फी कितना जमा हुआ, कितना ड्यूज पता करना हो, कैसे पता होगा? नेम से तो नहीं बता सकता। नेम हमारा रिलेबल सोर्स नहीं है, बिकॉज नेम एक क्लास में एक नेम के बच्चे एक से अधिक हो सकते हैं। तब हम लोग कंपोजिट की कैसे करेंगे? नेम और फादर्स नेम मिला लेंगे, नेम और फादर्स नेम एक साथ यूज करके हम उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का ये हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया। इसके आधार पे अगर हम AC का क्लोजर निकालने के लिए दिया जा रहा है, AC का क्लोजर निकालेंगे, AC डिटरमाइन AC, ये तो रहेगा AC तो हो गया। ओके, अब हमको पता है A B को कर रहा है, तो A है मेरे पास, तो A से B आ गया, तो ABC हो गया, मेरे पास क्लोजर हो गया ABC। अब देखो BC DE को कर रहा है, BC है तो हम D इसके साथ लिख सकते हैं, BC है तो हम AC से ABC तीनों को हम डिटरमाइन कर रहे थे, BC से डिटरमाइन हो रहा है D, तो D भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना था? A B C D E F G था और E तक हम डिटरमाइन कर लिए। F और G डिटरमाइन नहीं हो रहा है, F और G डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। अगर A E G अगर होता तो G डिटरमाइन होता, तो G तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब AC के क्लोजर में सारा स्कीमा नहीं आया, सारा रिलेशन नहीं आ रहा है। नहीं यार। एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग रिलेशन दिए हैं A B C D E और फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिटरमाइन B C, C D डिटरमाइन E और B डिटरमाइन D और E डिटरमाइन A। ठीक, अब हमको निकालना है B का क्लोजर, B का क्लोजर निकालना है, तो B का क्लोजर में B डिटरमाइन B, ये तो होगा। अब इसमें से देखो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में B या D आ रहा है, यहाँ पे आया B,
और बी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो बी डिटरमाइन डी हो गया, तो बी बी को डिटरमाइन किया और बी डी को डिटरमाइन किया, तो बी डी हो गया, BD, yes sir. डी हो गया। अब देखो तो डी है किसी के इधर, ताकि हम और इसको एक्सपेंड करें, तो डी नहीं है, यहाँ डी है लेकिन सी डी है और यहाँ बी डी है, तो एक्सपेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी डी कहीं नहीं है और ना डी है, तो ये अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब बी जो है वो सिर्फ डी को डिटरमाइन करेगा, खुद को तो करेगा ही, खुद के अलावा सिर्फ डी को डिटरमाइन कर सकता है। इसमें बहुत सारा टपल है जो बी डिटरमाइन नहीं कर पाया। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो और बताना ए बी के क्लोजर में कौन कौन सा आएगा। एक स्क्रीनशॉट बन गया सर। गुड। अब यहां तक तो समझ में आ गया बात। इसी के आधार पे हम अब की डिसाइड करते हैं। इसके आधार पे हम की डिसाइड करेंगे कि उस टेबल में की कौन हो सकता है। ओके, की play an important role in the relational database. Key is an attribute or set of attributes which helps to identify a row in a relation. It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. It is also used to establish and identify a relationship between the tables. क्या क्या कौन सा की है? जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला है सुपर की। सुपर मतलब सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन है? सुपर की। उसके बाद आता है हमारा कैंडिडेट की, उसके बाद आएगा प्राइमरी की और लास्ट में है अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। सुपर की किसको कहेंगे? सुपर की is defined as a set of attributes within a table that can uniquely identify each record within a table. Yes, Piyush? की है क्या सर? Yes? ये की है क्या? की क्या है? गुड। की जैसे एक टेबुलर फॉर्म में एक डेटा तुम इमेजिन करो, कुछ इस तरह का हम दिखाते हैं तुमको, ये वाला, ठीक है। और समझो कि ये डेटा सब कवर्ड है, सबके ऊपर एक शटर गिरा हुआ है, सब बंद है, ओके। और हमको रोल नंबर 101 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेटाबेस से हमको क्यूरी करना पड़ेगा कि रोल बताएंगे कि रोल नंबर 101 का डेटा दीजिए, ठीक है। तो हमको रोल नंबर चाहिए, हमको की चाहिए, तब हमको ABC का डिटेल मिलेगा। की इसलिए बोलते हैं कि हर रो समझो कि कवर्ड है, सबके ऊपर एक फ्लैप गिरा हुआ है, ठीक है, एक फ्लैप गिरा हुआ है, हिडन है। हमको अगर वैल्यू चाहिए तो हमको की वैल्यू लेके आना पड़ेगा। और की इसलिए बोलते हैं क्या कि की हर ताला का यूनिक होता है, तो हर टपल हमारा हिडन है और कहो लॉक्ड है, ये लॉक्ड है। और ये लॉक को खोलने का काम कौन करेगा, कौन एट्रीब्यूट करेगा? की एट्रीब्यूट करेगा। अगर की एट्रीब्यूट रोल नंबर है तो पहला वाला जो टपल है इसको अनहाइड करने के लिए हमको चाबी नंबर 101 चाहिए, है ना। चाबी में बहुत तरह की लगा रहता है, जब पूरा का पूरा बंच होता है तो हम लोग क्या करते हैं, की नंबर देखते हैं, कौन सा की से कौन सा ताला खुलेगा, है ना। तो हम लोग चाबी नंबर 101 अगर हमारे पास है तो हम पहला वाला टपल हम अनहाइड कर सकते हैं, और चाबी नंबर 102 है तो हम इसको अनहाइड कर सकते हैं। तो सिंपल की कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे डेटाबेस में से किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाना, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या कि अगर 101 हम चाबी लगाएं और हमको 2 रिकॉर्ड मिल जाए तो यूनिकली आइडेंटिफाई हुआ। चाबी कभी भी 2 ताला का एक तो नहीं हो सकता है, तो हो सकता है यूज, नहीं सर। ठीक है। तो की हमारा एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को की कहते हैं जिसके आधार पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, जिसको प्राइमरी की समझते थे हम लोग जो यह डायग्राम है हम लोग प्राइमरी की जिसको कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो की, ठीक है।
ठीक है, तो एक a table can have multiple super keys. A super key is a superset of the candidate key. If closure of an attribute set contains all the attributes of the relation, closure निकालेंगे, then attribute set will be called super key of the relation. So closure of a super key is entire relation schema. For example, फिर हम लोग वहीं आ गए वापस, एक रिलेशन है, उसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, ए बी सी डिटरमाइन डी, ए बी डिटरमाइन सी डी और ए डिटरमाइन बी सी डी। अब इसके आधार पे हमको अब क्लोजर निकालना है, तो अब ए बी सी का क्लोजर निकालें तो ए बी सी का ए बी सी तो आएगा ही सब डिटर्मिनेशन, और ए बी सी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो डी भी आ गया, तो ए बी सी डी हो गया। ए बी का निकालते हैं, ए बी डिटरमाइन ए बी, दैट इज डन। उसके बाद ए बी डिटरमाइन सी डी, तो ए बी से सी डी भी आ गया, तो ए बी सी डी हो गया। और ए का डिटर्मिनेशन तो ए से ए तो आएगा ही, और ए से बी सी डी भी है तो बी सी डी भी आ गया। ओके, ध्यान दो कि हमारा रिलेशन में टोटल 4 एट्रीब्यूट था, 4 कॉलम था, और ये चारों एट्रीब्यूट ए बी सी के क्लोजर में भी आ रहा है, ए बी के क्लोजर में भी आ रहा है और ए के क्लोजर में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम कहने का क्या मतलब, ये हम ए को यूज करके या ए बी को यूज करके या ए बी सी को यूज करके हम टपल को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, all 3 closure set are able to search all attributes, so ABC, AB and A all are super key. ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? तो कैंडिडेट किट से ताहिरा, बनेगा। यस ताहिरा, यस सर, कैंडिडेट किट से सुपर की बनेगा। कैंडिडेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ सुपर की। ठीक है, सुपर की समझो। हाँ बिट्टू, यस सर समझ गए। ठीक है, यस सर, क्लोजर निकालना है, उसके क्लोजर में अगर दिया हुआ रिलेशन का सारा एट्रीब्यूट आ रहा है तो दैट विल बी सुपर की। सिंपल। यस एक और सर, एग्जांपल नंबर 2, रिलेशन एबीसीडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन एसीडी और एसीडी डिटरमाइन बी। ठीक है, अब ये दिया गया है, अब क्लोजर सेट निकालते हैं, तो बी का निकालते हैं तो बी का बी होगा सेल्फ डिटर्मिनेशन, और बी से एसीडी Yes. आएगा तो एसीडी, तो बी जो है ए बी सी डी सबको डिटरमाइन कर रहा है। एसीडी से एसीडी तो रहेगा ही, और एसीडी से बी, तो ए बी सी डी यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो हमारे प्लस छूट गया है, बी प्लस लिखना था, यहाँ पे क्लोजर निकाल रहे हैं ना, बी प्लस, तो बी के क्लोजर में भी सारा स्कीमा और एसीडी के क्लोजर में भी सारा स्कीमा, मतलब यहाँ पे भी 2 सुपर की है, बी भी है और एसीडी भी है। ठीक है, यस सर, कुछ एग्जाम्पल 3, ए बी सी डी, ये 4 एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन है और फंक्शनल डिपेंडेंसी से दिया हुआ है ए डिटरमाइन बी सी। क्लोजर सेट निकालें तो ए डिटरमाइन ए और ए डिटरमाइन बी सी। क्लोजर सेट में क्या आएगा, ए बी सी आएगा ना, डी आ रहा है Yes, कहीं पे, डी नहीं आ रहा है, ए बी कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। डी नहीं आ रहा है, तो ए के क्लोजर में, ए के क्लोजर में ओनली ए बी सी आ रहा है, सारा का सारा स्कीमा नहीं आ रहा है। यस सर, ठीक है, तो मतलब Yes, sir. because A is not enough to search all the attributes of the relation, so A is not a key. यहाँ Key. सुपर की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे A is not a super key. तो यहाँ इस टेबल में सुपर की हमारा नहीं, की हमको क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक और एग्जांपल, एबीसीडी, 4 एट्रीब्यूट, फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन बी डी और डिटरमाइन ए। क्लोजर निकालते हैं ए बी का, तो ए बी और यहाँ से आया सी, तो सी आ गया, और सी से आ गया बी डी, तो बी डी आ गया। ठीक है, तो ए बी आ गया इधर से ए बी, और यहाँ से हमको आ गया ए बी से सी आ गया, और सी से बी डी आ गया। तो एक टपल को, एक एट्रीब्यूट को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो हमारा ए बी सी डी सब हो गया। सी का निकालते हैं क्लोजर, तो सी के क्लोजर में सी तो रहेगा ही, यहाँ से बी डी भी आ गया, यहाँ से बी डी भी आ गया,
तो हमारा हो गया सी, और यहाँ से हो गया बी डी, तो बी डी सी हो गया, ठीक है। और डी जो है हमारा उससे ए आ गया, तो ए भी आ गया, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, अब डी का निकालते हैं। तो डी के क्लोजर में डी तो रहेगा ही, और ए भी है, ए भी है, तो मतलब ए और डी, ए और डी, यहाँ पे ए डी छूट गया है, डी भी होना चाहिए, ए और डी। अब देखो यस सर, वही तो बी भी होगा, बी। डी में सर डी वाले में से बी नहीं होगा, कैसे? डी होगा, डी। डी डी बी का सर तो बी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन में डी होगा ही, और डी ए को कर रहा है डिटरमाइन, तो ए हो गया, तो ए डी हो गया, यस सर, है ना। यस सर। और ए डी, अगर ए डी लेफ्ट हैंड साइड में कहीं होता, या डी भी कहीं होता, डी से तो ए हो ही गया, है ना, तो ए तो हम दे ही दिए, ए डी हो गया। तो ए से फर्दर कुछ होता तो और इसको हम एलैबोरेट करते और इसको आगे बढ़ाते, लेकिन खत्म हो गया यहाँ पे। तो डी के क्लोजर में सिर्फ ए डी है, सी के क्लोजर में ए बी सी डी सब है, और ए बी के क्लोजर में भी ए बी सी डी सब है। तो कौन कौन सा होगा इसमें सुपर की, बताओ। इस रिलेशन में सुपर की बताओ कौन कौन सा होगा। ए बी और सी। ए बी और ए बी और सी, सी। बहुत अच्छे, ठीक है। इस क्यों, क्योंकि उसके दोनों में हमारा पूरा का पूरा हो रहा है। सो ऑल पॉसिबल क्लोजर सेट ऑफ द एट्रीब्यूट are found and attributes A, B and C closure set have all the attributes, so both are the super key. Okay? अब जब सुपर की समझ में आ गया, तो कैंडिडेट की चूंकि उसका सुपर सेट है, सुपर कैंडिडेट की का वो सुपर सेट है, या कहो कि सुपर की इज सुपर सेट ऑफ ऑल द कीज। तो अब जितना की बात करेंगे हम लोग, सुपर की का ही पार्ट होगा, सुपर की से ही हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे किसी बेसिस पे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुपर की से कैंडिडेट की कैसे हम लोग चुनाव करेंगे। अगर सुपर की से कैंडिडेट की हम अगर सेलेक्ट करना आ गया, तो बाकी सारा की क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। सुपर की मतलब जिसके एट्रीब्यूट में सारा क्लोजर, वो सुपर की। अब हमारे पास सुपर की मल्टीपल सुपर की है, अब हमको कैंडिडेट की खोज लेना उसमें से। कैंडिडेट कीज आर डिफाइंड एज द मिनिमल सेट ऑफ द एट्रीब्यूट which can uniquely identify each record in the table. Candidate key is a super key of which there is no other proper subset is a super key. If there exists no subset of the attribute set whose closure contain all the attributes of the relation, then the attribute set is called the candidate key of that relation. It is an attribute or set of attributes that can act as a primary key for a table to uniquely identify each record in the table. There can be more than one candidate key also. ठीक, समझते हैं इसको, एग्जाम्पल में समझ में आ जाता। कह रहे हैं क्या कि हमारे पास सुपर की है, और सुपर की हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ बना हुआ है, जैसे ए बी सी एक साथ 3 की है बना हुआ है। तो हम जब कैंडिडेट की सारा सुपर की में से हम जब कैंडिडेट की चुनने बैठेंगे, तो उसमें से जितना भी जो भाग लेने वाला होगा वो सारा सुपर की होगा। मतलब जिसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स होंगे वही भाग लेने आएगा, जो कंपटीशन होगा कैंडिडेट की का उसमें। ओके, अब देखना ये है कि हम अगर कोई काम ए से करा सकते हैं, तो ए बी को क्यों चुनेंगे। ठीक है, कोई काम हमको पीयूष और बिट्टू दोनों मिलकर कर सकता है, और बिट्टू अकेले भी कर सकता है, तो हम बिट्टू को ही प्रेफर करेंगे, या फिर हम 2 लोग से क्यों बोले। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी है। अब देखो, हम लोग प्रीवियस एग्जांपल दे रहे हैं, एबीसी के क्लोजर में भी सारा का सारा स्कीमा था, एबी के क्लोजर में भी सारा स्कीमा था, और ए के क्लोजर में भी सारा स्कीमा था। और इस तीनों में से अगर कोई की सिलेक्ट करना है, तो हम ए करेंगे या ए बी करेंगे, एबीसी करेंगे। सोच के बताओ। रिपीट सर। ये तीन क्लोजर मिला हमको, एबीसी का, एबी का और ए का, और तीनों के क्लोजर में हमको सारा का सारा स्कीम आ रहा है। मतलब ये तीनों सुपर की हुआ ना। यस सर, यस सर। इस तीनों सुपर की में से हमको कैंडिडेट की सिलेक्ट करना है,
तो ए को ए करें सर। या ए बी को करें या ए बी सी को करें, किसको ए कैंडिडेट को की सर, सिलेक्ट ए कर को, सकते हैं? ए को, ए को सर। ए सर ए। क्यों? सर एक ही से काम हो जा रहा है। बात वही है, लेकिन इसको तरीका क्या है, रूल क्या है सिंगल समझो। टाइम से काम हो जा रहा है। यस सबसे पहले हमको मिला एबीसी, ठीक है, तो हम बोले ठीक है तुम एबीसी यू आर सुपर की, देन चलो तुम कैंडिडेट की हो सकते हो, तुम कैंडिडेट की हो Yes, सकते हो अगर तुम्हारा कोई प्रॉपर सेट कैंडिडेट सुपर की नहीं है। तब हम आगे बढ़े तो इसका एक सबसेट एबीसी का सबसेट है एबी, मतलब एबी इसके अंदर भी है। तो अगर तुम कैंडिडेट की हो सकते हो अगर तुम्हारा कोई सबसेट सुपर की नहीं होगा। वो अब नीचे आए, हमको मिल गया उसका सुपर सेट सबसेट ए बी, तो हम बोले एबीसी तुम्हारा कैंडिडेट जो कैंडिडेचर था कैंडिडेट की के लिए वो कैंसिल, ताकि तुम्हारा छोटा भाई यहाँ अवेलेबल है। ओके, तब हम बोले ए बी को कि यू कैन बी कैंडिडेट की इफ योर सबसेट इज नॉट सुपर की। हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको ए मिलता है सुपर की। जब ए सुपर की है तो हम बोले कि नहीं, जब ए है जो तुम्हारा छोटा भाई है तो हम इसको फिर इसको भी इसका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिए, तब ए मिला। अब फर्दर नीचे देखेंगे तो क्या ए का और सुपर सेट अवेलेबल है, यहाँ पे सबसेट अवेलेबल है? नहीं है। ए एकमात्र मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो हम बोलेंगे कि ए इज द कैंडिडेट की, ए विल बी चूजन एज अ कैंडिडेट की अमॉन्ग ऑल थ्री सुपर की। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, यस सर। एक और देखते हैं, ए बी सी डी, ए सी डी और बी, वही एग्जाम्पल है पहले वाला। तो बी के क्लोजर में भी है सारा और ए सी डी क्लोजर में भी है। ठीक है, अगर हम बी को बोले या ए सी डी को बोले, दोनों को बोलते हैं लोग, बी को बात करें, बी को बोले कि तुम सुपर की, तुम कैंडिडेट की हो सकते हो अगर तुम्हारा कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है। नहीं है। नहीं। तो कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, देन बी इज द कैंडिडेट की। एसीडी को भी बोले कि तुम भी कैंडिडेट की हो सकते हो अगर तुम्हारा प्रॉपर सेट मतलब सबसेट अगर कोई नहीं है लिस्ट में सुपर की के, तब तुम हो सकते हो। तो बी इसका सबसेट नहीं है और ना इसका कोई सबसेट और है, तो हम कहेंगे कि बी और एसीडी दोनों कैंडिडेट की है, दोनों कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, यस सर। ओके। और इसके बाद प्राइमरी की इसी के आधार पर चुनाव करेंगे हम लोग। अगले क्लास में प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे, अल्टरनेट की बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ सदीक पूछो। सर थोड़ा एक बार कैंडिडेट के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, कनेक्शन ठीक है। सर थोड़ा डाउन हो गया। नित्यानंद, यस सर। ठीक है, अपना काम कर लेना। यस सर। अच्छा देखो, हाँ क्या कह रहे थे कैंडिडेट की के बारे में, कैंडिडेट की के बारे में कह रहे थे कि अगर सुपर की है, सुपर की से ही कैंडिडेट की का चुनाव होगा। क्यों? Yes. क्योंकि सुपर की कंटेन ऑल टाइप ऑफ की। ठीक है, अब सुपर की में से देखना है कि हम अगर किसी को हम कैंडिडेट की बनाते हैं तो उसी को कैंडिडेट की बना सकते हैं जिसका प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं हो। प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं हो उसी को कैंडिडेट की बना सकते हैं। एबीसी सुपर की है लेकिन इसका सबसेट हमारा सुपर की है, तो इसको कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे। तो उस कंडीशन में ए बी हमारा कैंडिडेट की बनेगा, और ए बी तभी कैंडिडेट की बनेगा जब इसका एक सबसेट कोई सुपर की ना हो। तो जब ए बी उसका सबसेट है, ए बी है हमारा, तो हम इस दोनों को कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे और लास्ट ए कैंडिडेट की बनेगा। और वो भी कब? जब इसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की ना हो। तो नहीं है ये लास्ट के। ठीक है सादिक, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। तो ये ठीक उसी तरह का है कि हम कोई रोल नंबर बताओ, नेम बताओ और फादर्स नेम बताओ, ये तीनों बताने के बाद हम तुम्हारा रिकॉर्ड खोज पा रहे हैं। ये पहला वाला जो है इस तरह का केस है कि रोल नंबर, नेम एंड फादर्स नेम तीनों मिला के हम खोज पा रहे हैं। और दूसरा वाला कहता है कि नहीं, अब रोल नंबर और नेम बताइएगा तब हम खोज देंगे, और ये कहता है नहीं आप सिर्फ रोल नंबर बताइए तो हम खोज देंगे।
तो हम कैंडिडेट की किसको बनाएं? रोल नंबर। रोल नंबर को। यस सर। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम टू यू ऑल।